चैप्टर चैप्टर 29 भारत में प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार का भीतरी भाग। 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के वनों की सघनता अधिक है, जबकि कोरोमंडल तट पर पाए जाने वाले सदाबहार वनों की सघनता अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि यहाँ वनों को काटकर कृषि क्षेत्र का निर्माण कर लिया गया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शिलांग पठार और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर प्रायद्वीपीय पठार के भीतरी भाग में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ भी 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस वृष्टि छाया प्रदेश में महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की उपलब्धता है, जिस कारण वर्षा वन या सदाबहार वनों की वनस्पतियों में चौड़ी पत्तियां विकसित हो गई हैं। ये वृक्ष अपनी चौड़ी पत्तियों के माध्यम से भूमिगत जल का वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, जिससे वायुमंडल में नमी की मात्रा बनी रहती है। यही कारण है कि जहाँ वन होते हैं वहाँ अधिक वर्षा पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी भारत और पठारी भारत का भीतरी भाग वनस्पतियों ने स्वयं को जीवित रहने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में विकसित कर लिया है। इस प्रकार कांटे पत्तियों का ही दूसरा रूप होते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक वर्षा मानसूनी होती है। सर्दियां समाप्त होने के बाद वायुमंडल दे दो हेडफोन। अर्जित हेडफोन दे दो। हेडफोन दे दो। हेडफोन दे दो। हेडफोन दे दो। तुम जाओ पैंट पहन लो और सब गीला कपड़ा उतार दो। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक वर्षा मानसूनी होती है। सर्दियां समाप्त होने के बाद वायुमंडल में अपेक्षाकृत आर्द्रता घट जाती है। वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए इन क्षेत्रों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों को हम पर्णपाती वन कहते हैं। इन क्षेत्रों के वनों के 3 नाम हैं: पतझड़ वाले वन, पर्णपाती वन और मानसूनी वन। पर्वतीय वन वर्षा का नहीं बल्कि ढाल का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इस कारण पर्वतों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में विषुवत रेखा पर स्थित माउंट केन्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। विषुवत रेखा के पास होने के कारण केन्या एक गर्म देश है, लेकिन माउंट केन्या के शिखरों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं।
हिमालय के तराई क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिमालय में और ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जैसे देवदार, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में। और ऊंचाई पर जाने पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां कठोर तथा नुकीली होती हैं। इसके ऊपर जाने पर टुंड्रा या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत तीन वनस्पतियां प्रमुख हैं: काई, घास और लिचन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 75% क्षेत्र सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। चैप्टर 30 भारत में प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, पार्ट 2 एंड 3। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। चूँकि वर्षा वनों में साल भर वर्षा होती है, इसलिए वृक्ष हरे भरे होते हैं और अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं, इसलिए वर्षा वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं। सदाबहार वनों के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, जैसे आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबड़, सिनकोना। भारत का सर्वश्रेष्ठ रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली कुनैन दवा को सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। भारत विश्व का चौथा रबड़ उत्पादक देश है। भारत में वर्षा वन मुख्यतः चार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा, हिमालय का तराई क्षेत्र। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शिलोंग पठार और उसके आसपास का क्षेत्र। चौथा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री में वर्षा वनों को शोला नाम से जाना जाता है। विशेषताएं: लंबे वृक्ष, सघन वन, जीवों और वनस्पतियों की विविधता और कठोर लकड़ी का भंडार, सीमित आर्थिक उपयोगिता। दूसरा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड और तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। चूँकि मानसूनी वनों के वृक्ष शीत ऋतु के बाद और गर्मी के आगमन से पहले अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। मानसूनी वनों के मुख्य वृक्ष इस प्रकार हैं: शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन। मानसूनी या पतझड़ वाले वन मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, उत्तर भारत के मैदान में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में। दूसरा, मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक पूरे पठारी भारत में वृष्ट छाया प्रदेश को छोड़कर। विशेषताएं: मुलायम लकड़ी के वृक्ष, अधिक आर्थिक उपयोगिता और चंदन का भी आर्थिक उपयोग काफ़ी अधिक है। तीसरा, कटीले वन और झाड़ियाँ। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत और वृक्ष छाया प्रदेश।
चूँकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, इसलिए प्रकृति ने इन वृक्षों को कांटे प्रदान कर दिए हैं, अर्थात पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर दिया है, ताकि वाष्पीकरण कम हो और ये वृक्ष अपना जीवन बचाए रख सकें। प्रमुख वृक्ष बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, बेर और करील। ये वन मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात। और दूसरा वृक्ष छाया प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में। चौथा, पर्वतीय वन। भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, हिमालय पर और दूसरा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। हिमालय के पर्वतीय वन। हिमालय पर ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। हम्म 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देवदार, ओक, बर्च और मैपल। देवदार का वृक्ष मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। पश्चिमी हिमालय के तीनों प्रदेशों अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शीतोष्ण जलवायु की पेटी में ये वृक्ष पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य रूप से मुख्य वृक्ष इस प्रकार है: चीड़, स्प्रूस, फर, सनोवर और ब्लू पाइन। 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक इन क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जैसे काई, घास और लिचन। 4800 मीटर से ऊपर हिमालय पर्वत पर 4800 मीटर से ऊपर जाने पर कोई वनस्पति नहीं मिलती, क्योंकि यह क्षेत्र हिमाच्छादित है। दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। दक्षिण भारत में 3 क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं: नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और पालनी पहाड़ी। इन तीनों पहाड़ियों के कुछ कुछ क्षेत्रों पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में शोलास कहते हैं। शोलास वनों के मुख्य वृक्ष हैं लारेल, मैग्नोलिया और सिनकोना। 5वां, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन या डेल्टा वन। भारत के तटों पर नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम ज्वारीय वन या डेल्टा वन कहते हैं। चूँकि इन वनों में मैंग्रोव नामक वनस्पतियों की बहुलता होती है, इसलिए इन्हें हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। समुद्री जल में डूबे होने के कारण इन वनों के वृक्षों की छाल क्षारीय होती है। ज्वारीय वनों की प्रमुख वनस्पतियाँ इस प्रकार हैं: मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरीना और फिनिक्स। भारत में मैंग्रोव वनों के मुख्यतः 5 क्षेत्र हैं। पहला, गुजरात तट। भारत में मैंग्रोव वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। गुजरात के बाद मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में है। दूसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन इस डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में पड़ता है। यही कारण है कि इस डेल्टा में पाए जाने वाला मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल भारत में स्थित नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, इसलिए इसे हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन का बहुत थोड़ा सा भाग भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ साथ पाया जाता है। सुंदरवन का बहुत थोड़ा सा भाग भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ साथ पाया जाता है। सुंदरवन में ही बंगाल टाइगर पाया जाता है। तीसरा, महानदी डेल्टा उड़ीसा में। चौथा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में। और 5वां, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु में। मैंग्रोव वन
मैंग्रोव वन तटीय पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि मैंग्रोव वन चक्रवात और सुनामी से तटों की रक्षा करते हैं। अनेक समुद्री जीव अपनी प्रारंभिक नर्सरी के रूप में मैंग्रोव वनों का उपयोग करते हैं। चैप्टर 31 मृदा सॉइल पार्ट 1 मृदा निर्माण, कारक और संगठन। सॉइल कंस्ट्रक्शन, फैक्टर एंड कंपोनेंट्स। सॉइल मेड फ्रॉम सॉइल इज मेड फ्रॉम सोलम, लैटिन वर्ड। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ए पैतृक शैल या रॉक्स, बी जलवायु क्लाइमेट, सी वनस्पति वेजिटेशन, डी भूमिगत जल ग्राउंड वाटर एंड ई सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ए पैतृक शैल या रॉक्स। पैतृक शैल से मिट्टी को आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बी जलवायु या क्लाइमेट। जलवायु मिट्टी में रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। सी वनस्पति वेजिटेशन। वनस्पतियाँ मिट्टी में ह्यूमस जैविक तत्व की मात्रा को निर्धारित करती हैं। वनस्पति वेजिटेशन। वनस्पतियाँ मिट्टी में ह्यूमस या जैविक तत्व की मात्रा को निर्धारित करती हैं। ह्यूमस पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों के सड़े गले अंश। डी भूमिगत जल ग्राउंड वाटर। भूमिगत जल मिट्टी को नमी प्रदान करता है। भूमिगत जल मिट्टी को नमी प्रदान करता है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए आवश्यक होती है। ई सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मिट्टी में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित करके खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। बी जलवायु पार्ट 2। जिन क्षेत्रों में भारी मूसलाधार वर्षा होती है, उन क्षेत्रों की मिट्टी में निच्छालन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप मिट्टी जैविक एवं पोषक तत्व मिट्टी की निचली परतों में निच्छालित हो जाते हैं। निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप मिट्टी में जैविक एवं पोषक तत्व मिट्टी की निचली परतों में निच्छालित हो जाते हैं और मिट्टी की ऊपरी परत अनुपजाऊ हो जाती है। उदाहरण के लिए केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप वहाँ की मिट्टी में सिलिका पदार्थ निच्छालित होकर मिट्टी की निचली परतों में पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप वहाँ की मिट्टी में सिलिका पदार्थ निच्छालित होकर मिट्टी की निचली परतों में पहुँच गया है। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले शीर्ष चार पदार्थ। ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। इस प्रकार केरल में निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, अर्थात लेटेराइट मिट्टी एक निच्छालित मिट्टी है। इस प्रकार केरल में निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, अर्थात लेटेराइट मिट्टी एक निच्छालित मिट्टी है। निच्छालित मिट्टी जैसे लेटेराइट मिट्टी खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऐसी मिट्टी में पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, मसालों या रबड़ की खेती की जाती है। इसी प्रकार शुष्क क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में गर्मी अत्यधिक अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और भूमिगत जल वाष्पीकृत होता रहता है। वाष्पीकरण की क्रिया के कारण मिट्टी में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। केशिका क्रिया जल अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण सूक्ष्म नलियों के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। इसे हम केशिका क्रिया कहते हैं। अंतरिक्ष में केशिका क्रिया अनंत तक होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्य होता है। केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप जल में विद्यमान चूना पत्थर भी मिट्टी की ऊपरी परत तक पहुंच जाता है और जल के वाष्पीकृत होने के पश्चात यह चूना पदार्थ मिट्टी की ऊपरी परत पर फैल जाता है। मिट्टी की सतह पर फैला यह चूना पदार्थ या कैल्शियम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटा देता है। मृदा संगठन, सॉयल कंपोनेंट्स। खनिज पदार्थ 40 से 45%, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ
5 से 10%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25% और सूक्ष्म जीव कवक और जीवाणु। ह्यूमस मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। इन्हें हम कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म भी कहते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणुओं की भी भूमिका होती है। उष्णकटिबंधीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। मृदा परिच्छेदिका सॉयल प्रोफाइल। मृदा के अनुप्रस्थ काट चित्र वर्टिकल सेक्शन में विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम मृदा परिच्छेदिका या सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। सामान्यतया किसी भी मिट्टी में 4 संस्तर होते हैं। इन चारों संस्तरों में ऊपरी संस्तर ए सर्वाधिक उपजाऊ होता है और पौधों की जड़ें इसी संस्तर में फैली होती हैं, अर्थात पौधों की जड़ें ऊपरी संस्तर से ही पोषक पदार्थ प्राप्त करती हैं। चैप्टर 32 मृदा सॉयल पार्ट 2 अम्लीय और क्षारीय मृदा एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉयल। मृदा अभिक्रिया सॉयल रिएक्शन। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होने पर मृदा अभिक्रिया सॉयल रिएक्शन। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होने पर अम्लीय मृदा और सोडियम और पोटेशियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक होने पर क्षारीय मृदा। मृदा अभिक्रिया को हम पीएच मान में मापते हैं। पीएच मान और मिट्टी के प्रकार। पीएच वैल्यू सॉइल टाइप। पीएच वैल्यू 7 उदासीन मृदा, 7 से कम अम्लीय मृदा, 7 से अधिक क्षारीय मृदा। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6 से 7.5 की मध्यम होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अम्लीय मृदा या एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए चूने या लाइम का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, अत्यधिक नहरी सिंचाई के कारण। भारत में सर्वाधिक लवणीय या सैलाइन मृदा क्षेत्र गुजरात में है। अम्लीय या एसिडिक मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। चैप्टर 33 भारत की मिट्टियाँ इंडियन सॉइल्स। ऐसे पजामा कुर्ता खरीदे हैं, ऐसे वाइट पैंट नेवी ब्लू के साथ भी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है, जो निम्नलिखित हैं। पहला पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पांचवा लेटेराइट मिट्टी, छठवां मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां पीट एवं दलदली मिट्टी और आठवां लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी 43% क्षेत्र पर,
दूसरा लाल मिट्टी 28% क्षेत्र पर, तीसरा काली मिट्टी 15% क्षेत्र पर और चौथा लेटेराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्र पर। भारत की सभी मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है: ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला उत्तर भारत के मैदान में और दूसरा तटीय क्षेत्रों में। पहला उत्तर भारत के मैदान में। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पश्चिम में सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक मिलती है। दूसरा तटीय क्षेत्रों में। पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी केरल और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ों को काट कर लाई गई है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है: खादर और बांगर। नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है क्योंकि नदियां बाढ़ के माध्यम से नई मिट्टी बिछा देती है। नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी हर साल नई नहीं होती है। चूँकि खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है, इसलिए यह बांगर मिट्टी की अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। भारत की सभी 8 मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की कठोर ग्रंथियां मिलती हैं। इन ग्रंथियों को स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी रेड सॉइल। लाल मिट्टी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है जो कि 28% क्षेत्र पर पाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाता है। लाल मिट्टी पठारी भारत के पूर्वी भागों में और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। लाल मिट्टी अपेक्षाकृत एक कम उपजाऊ मिट्टी है जो खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। काली मिट्टी को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है: कपासी मिट्टी, रेगुर या लावा मिट्टी। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में करेल मिट्टी भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के विभाजन के आधार पर काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा जाता है। चेरनोज़म मिट्टी काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन में और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय टूटने फूटने से निर्मित मिट्टी है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन काली मिट्टी उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात राज्य में भी पाई जाती है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, अर्थात थोड़ी भी वर्षा होने पर काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और जब काली मिट्टी सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। इस गुण के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं।
काली मिट्टी या कपासी मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन वर्तमान समय में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। काली मिट्टी शुष्क खेती या ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। चैप्टर 34 भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल्स, पार्ट 2। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए दो प्रमुख परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। पहला, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, और दूसरा, अधिक गर्मी। उपरोक्त दोनों परिस्थितियाँ अर्थात अधिक वर्षा और अधिक गर्मी भारत में 3 क्षेत्रों में मिलती हैं: पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलोंग पठार। यही कारण है कि उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लेटेराइट मिट्टी केरल में और उसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र: पहला, सह्याद्री पश्चिमी घाट, दूसरा, तमिलनाडु की शेवाराय पहाड़ी, तीसरा, उड़ीसा का तट, चौथा, झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ, पांचवा, मेघालय का शिलोंग पठार और छठवां, असम की मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से लेटेराइट मिट्टी भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की भी कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भी कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स की प्रचुरता होती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने और सूखने के कारण लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों में सिलिका पदार्थ का निच्छालन हो गया है, अर्थात लेटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निच्छालन से हुआ है। लेटेराइट मिट्टी एक निच्छालित मृदा है। लेटेराइट मिट्टी एक अनुपजाऊ मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र: दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, संपूर्ण राजस्थान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है, अतः यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता है, वहाँ खाद्यान्नों में गेहूं की खेती की जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ खाद्यान्नों में गेहूं की खेती की जाती है, जैसे राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत में हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। इस कारण पर्वतीय मिट्टी भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चूँकि हिमालय के क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता है, इसलिए पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस की प्रचुरता के कारण हिमालय की पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ गए। चैप्टर 35 भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल्स, पार्ट 3। पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी का निर्माण जल जमाव के कारण होता है, जैसे केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पीट मिट्टी का निर्माण गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से होता है, अतः पीट मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी उड़ीसा तट और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तट पर पाई जाती है। भारत में ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा दलदली मिट्टी में ही पाई जाती है। दलदली मिट्टी के क्षेत्रों में 45 से 50% तक ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी ऐसे तटों पर पाई जाती है जहां पर समुद्र का ज्वारीय जल चढ़ता है, जैसे उड़ीसा में टीकरपारा क्षेत्र। लवड़ी और क्षारीय मृदा। लवड़ी और क्षारीय मृदा का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, ये हरित क्रांति के क्षेत्र हैं। लवड़ी और क्षारीय मृदा को रेह और कल्लर के नामों से भी जाना जाता है। लवड़ी और क्षारीय मृदा में लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जा सकती हैं, जैसे बरसीम, धान और गन्ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के 11 प्रकार हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के 11 प्रकार। इन 11 वर्गों में भारत की भी कुछ मिट्टियाँ सम्मिलित हैं, जैसे इंसेप्टिसॉल, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, वर्टिसॉल, दक्कन पठार की काली मिट्टी। तीसरा, एरिडीसॉल, राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी। चौथा, हिस्टोसॉल, केरल और तमिलनाडु तट की पीट एवं दलदली मिट्टी। ऑक्सीसॉल, केरल की लेटेराइट मिट्टी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य के कक्ष में है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य के कक्ष में है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। चैप्टर 36, भारत के बांध, बड़े बांध, डैम्स ऑफ इंडिया। पंजाब में सतलज नदी का पानी रोककर 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। सतलज नदी का उद्गम राकस झील से होता है। भाखड़ा बांध के पीछे बने जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम जलाशय है। भाखड़ा बांध पंजाब में है, लेकिन गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पहला, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की एक प्रमुख वितरिका है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का साथ छोड़कर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, जो 2 राज्यों क्रमशः झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। मानसून काल में छोटा नागपुर पठार पर होने वाली वर्षा के कारण दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम घाट में मानसून काल में छोटा नागपुर पठार पर होने वाली वर्षा के कारण दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। उपरोक्त समस्या के निवारण के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने पश्चिम बंगाल को बाढ़ की समस्या से बचाने के लिए दामोदर नदी पर 8 बांधों का निर्माण किया, जिनमें से प्रमुख बांध हैं कोनार बांध, मैथान बांध, तिलैया बांध और पंचेत हिल बांध। डीवीसी का गठन अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना। पंजाब में सतलज नदी का पानी रोकने के लिए 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। इन्हें हम संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। भाखड़ा बांध के पीछे के जो जलाशय है उसे गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील कहते हैं। भाखड़ा बांध पंजाब में है और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। गुरुत्वीय बांध अर्थात वजनदार बांध। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध या वजनदार बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन भाखड़ा नांगल परियोजना का लाभ 5 राज्यों को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। कोसी परियोजना। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में बहती है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी हिमालय से ढेर सारी मिट्टी काट कर लाती है और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में इस मिट्टी के कारण अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर लेती है। इसके पश्चात कोसी नदी अपना रास्ता बदल लेती है और बिहार में बाढ़ ले आती है। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है और इसी कारण इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। कोसी नदी की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए नेपाल में हनुमान नगर नामक स्थान पर बांध बनाकर कोसी नदी के पानी को रोक दिया गया है। पानी रोकने के कारण हनुमान नगर में एक जलाशय का निर्माण हुआ है, जिसे हम हनुमान नगर बैराज कहते हैं। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम रिहंद बांध है। रिहंद बांध के पीछे मिर्ज़ापुर जिले में जिस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील।
रिहंद बांध पर निर्मित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चंबल परियोजना। चंबल नदी मालवा पठार से निकलकर यमुना नदी में मिलती है, अर्थात यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। तीनों बांधों के पीछे जिन जलाशयों का निर्माण हुआ है उनका नाम भी बांधों के नाम पर ही रखा गया है। चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा में महानदी का पानी रोकने के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध बनने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। चैप्टर 37 भारत के बांध, डैम्स ऑफ इंडिया, पार्ट 2। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दूसरे शब्दों में इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों अथवा पाकिस्तान से सटे शुष्क जिलों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना है। पंजाब में कपूरथला के निकट सतलज और व्यास नदी जहां मिलती है वहां हरिके बैराज नामक बांध बनाकर नदियों के पानी को रोककर एकत्रित कर लिया गया है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है राजस्थान फीडर नहर। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर ही इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है। राजस्थान फीडर नहर ही इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर मुख्यतया राजस्थान के 4 जिलों को जलापूर्ति करती है। यह 4 जिले उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर के कारण ही राजस्थान के पश्चिमी जिलों में खेती संभव हो सकी है। यहाँ तक कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कपास जैसी वाणिज्यिक फसल भी उगाई जा रही है। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर किया गया है। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। अतः पूरा हिमालय भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। अर्थात यहाँ रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना भी बनी रहती है। भारत में भूकंप जोन 5 के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। पहला, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र। दूसरा, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तीसरा, बिहार और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र। चौथा, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। गंगा नदियों की लंबाई का क्रम है: गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी का 86% जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। 12% जल ग्रहण क्षेत्र गुजरात में और मात्र 2% जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना तैयार की गई है। नर्मदा घाटी परियोजना में 4 बांध प्रमुख हैं:
नर्मदा घाटी परियोजना में 4 बांध प्रमुख हैं: नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, और चौथा सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है: मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना का सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक नुकसान मध्य प्रदेश को होगा। प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग जल में डूब जाएगा और वहां पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होगा। 90 के दशक में सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके 2 प्रमुख नेता थे, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। केन और बेतवा नदियां क्रमशः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सिंचाई और पीने के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ है। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति का नाम दिया गया है। अध्याय 38 भारत के सभी बांध। भारत की परियोजनाएं समग्र रूप में। जम्मू और कश्मीर, भारत के सभी बांधों के नाम और नदियाँ, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य के बांध: बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल चेनाब नदी पर, किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी झेलम नदी पर, और निम्बो बाजगो सुरू नदी पर। हिमाचल प्रदेश के बांध: भाखड़ा और नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, पोंग व्यास नदी पर, चमेरा रावी नदी पर और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर। उत्तराखंड: टिहरी भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर, टनकपुर, शारदा या काली गंगा। पंजाब राज्य के बांध: नांगल सतलज नदी पर, हरिके सतलज और व्यास के संगम पर और थीन रावी नदी पर। राजस्थान के बांध: जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर। उत्तर प्रदेश के बांध: माता टीला और लक्ष्मीबाई बांध झांसी में बेतवा नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में। ओबरा ताप और जल विद्युत परियोजना रिहंद बांध से जुड़ी है। ओबरा ताप और जल विद्युत परियोजना। नेपाल के बांध: पंचेश्वर परियोजना भारत के सहयोग से विकसित। सिक्किम रनगिट परियोजना तिस्ता नदी पर। रनगिट तिस्ता की एक सहायक नदी है। भूटान के बांध: चुक्खा, ताला और संकोश वांगचू नदी पर भारत के सहयोग से। बिहार के बांध: गंडक परियोजना गंडक नदी पर और कोसी परियोजना कोसी नदी पर। मेघालय के बांध: उमियाम परियोजना उमियाम झील पर या बारापानी झील पर। उमियाम का अर्थ होता है आंसू का पानी। गुजरात राज्य के बांध: उकाई और काकरापार तापी नदी पर, साबरमती नदी पर, माही नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश के बांध: तवा परियोजना तवा नदी पर, बाणसागर सोन नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, ओंकारेश्वर माहेश्वर और इंदिरा नर्मदा नदी पर। महाराष्ट्र के बांध: कोयना, पूर्णा और भीमा परियोजनाएं। महाराष्ट्र के बांध: कोयना, पूर्णा और भीमा परियोजनाएं। जायकनाड़ी गोदावरी नदी पर और छोम बांध कृष्णा नदी पर। कर्नाटक के बांध: जोगिया महात्मा गांधी शारावती नदी पर, लिंगन मक्की शारावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। घाटप्रभा, मालप्रभा, भद्रा और कालिंदी परियोजनाएं। आंध्र प्रदेश के बांध: नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी कृष्णा नदी पर। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, निजाम सागर परियोजना। तमिलनाडु: पराम्बिकुलम अलियार पराम्बिकुलम नदी पर, मैटूर कावेरी नदी पर,
पायकारा नदी पर, पापनाशम नदी पर। केरल पेरियार या इदुक्की बांध पेरियार नदी पर, और शबरीगिरी पंबा नदी पर। उड़ीसा राज्य के बांध हीराकुंड बांध महानदी पर, और मच्छुकुंड बांध मच्छुकुंड नदी पर कोरापुट में। झारखंड के बांध दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। मैथान तिलैया झारखंड, पंचेत हिल पश्चिम बंगाल, और कोयल कारो झारखंड। पश्चिम बंगाल के बांध फरक्का बांध हुगली नदी पर, मयूराक्षी बांध या कनाडा बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी 261 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा 226 मीटर। अध्याय 39 भारत में जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। विश्व में चौथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के केवल पूर्वोत्तर भाग में ही बहती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। यदि वार्षिक वाही जल एक वर्ष में जल प्रवाह की मात्रा की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रथम स्थान पर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के अधिकांश जल का उपयोग भारत नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी अधिकांश लंबाई चीन में है और चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध भी बना रखे हैं। अतः वार्षिक वाही जल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी के बाद गंगा नदी का दूसरा स्थान है। भारत में जल के उपयोग 78% जल कृषि कार्यों के लिए, 13% जल विद्युत के लिए, 6% जल घरेलू कार्यों के लिए, और 3% जल उद्योगों के लिए। मैदानी भागों की नदियाँ सिंचाई कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, क्योंकि मैदानों में मुलायम मिट्टी होने के चलते इन नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की जा सकती है। यही कारण है कि नहरी सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है, जबकि हिमालय क्षेत्र और पठारी भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसका कारण यह है कि पठारी भारत में सम विषम या ऊबड़ खाबड़ भूमि है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से अनेक जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। हिमालय क्षेत्र की तुलना में पठारी भारत में अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का विकास हुआ है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र दुर्गम है, इसलिए यहाँ जल विद्युत का विकास करना कठिन और खर्चीला है। भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक भंडार सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में अर्थात उत्तर भारत में पाया जाता है। उत्तर भारत के मैदान की मिट्टी मुलायम होने के चलते ये वर्षा जल और नदी जल के लिए सोखते का काम करती है। उत्तर भारत के मैदान की मिट्टी मुलायम होने के चलते ये वर्षा जल और नदी जल के लिए सोखते का काम करती है। उत्तर भारत के मैदान की नदियों में गर्मियों के दिनों में भी पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, क्योंकि नदी का जल सूखने पर भूमिगत जल रिस कर नदियों में प्रवेश कर जाता है। उत्तर भारत के मैदान के अलावा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में भी भूमिगत जल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी मुलायम होती है। पठारी भारत में भूमिगत जल या तो नहीं पाया जाता या तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि पठारी भारत में चट्टानें पाई जाती हैं जो जल को नहीं सोखती, लेकिन पठारी भारत की चट्टानों में दरारें पाई जाती हैं और वर्षा का जल इन्हीं दरारों में संचित रहता है। यही कारण है कि पठारी भारत में कुछ स्थानों पर कुएं पाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता के कारण ट्यूबवेल और पंपसेट लगाकर भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है। उपरोक्त कारणों से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। भूमिगत जल का स्तर गिरने के साथ साथ इन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टी में लवणीयता का गुण आ गया है और मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है।
यही कारण है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को मृदा निम्नीकरण के क्षेत्रों में सम्मिलित किया है। इसी प्रकार यदि पूर्वी या पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर गिरता है तो उन खाली स्थानों में समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है। इसे हम समुद्री जल का अंतर्भेदन कहते हैं। इसी प्रकार यदि पूर्वी या पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर गिरता है तो उन खाली स्थानों में समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है। इसे हम समुद्री जल का अंतर्भेदन कहते हैं। यही कारण है कि गुजरात के मेहसाना क्षेत्र में भूमि के नीचे खारा जल पाया जाता है, जो न ही पीने योग्य है और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने राज्य में बहने वाले जल के उपयोग और वितरण पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। इसीलिए समय समय पर नदियों के जल को लेकर राज्यों में विवाद उठते रहते हैं। उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद। अध्याय 40 भारत में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडिया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतया कृषि विकास पर केंद्रित थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्नों की कमी थी और अधिकतर खाद्यान्नों के लिए भारत विदेशी आयात पर निर्भर था। सरकार के प्रयासों के चलते आज़ादी से लेकर अब तक कुल सिंचित क्षेत्र 4 से 5 गुना बढ़ाया जा चुका है। लेकिन 2015 के आंकड़े कहते हैं कि अभी भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मात्र 46% क्षेत्र ही सिंचित है, अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शेष 54% अभी भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण भारत के तालाबों में पानी देर तक रुकता है, क्योंकि धरातल चट्टानी है और भूमि जल नहीं सोख पाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान है। दक्षिणी राज्य होते हुए भी आंध्र प्रदेश सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तालाब सिंचाई में प्रथम स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, जहाँ की 97% क्षेत्र सिंचित है। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, पहला महाराष्ट्र और दूसरा राजस्थान। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग इंक्लूडिंग विदर्भ वृक्षछाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई साधनों का योगदान, पहला नलकूपों या पंपसेटों और कुओं द्वारा 57%, दूसरा नहरों द्वारा 32% और तीसरा तालाबों द्वारा 6%। देश के शीर्ष 4 नहर सिंचित राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब। देश के शीर्ष 3 नलकूप या ट्यूबवेल सिंचित राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। शीर्ष 2 तालाब सिंचित राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही तालाब सिंचाई की परंपरा रही है। इसका मुख्य कारण भौगोलिक है। पठारी भारत में धरातल कठोर होने के कारण नहरों और कुओं की खुदाई आसान नहीं है, लेकिन पठारी भारत में अनेक थालानुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जो तालाब सिंचाई के लिए उपयोगी होती हैं। योजना आयोग ने देश की सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा है। पहला, वृहद सिंचाई परियोजना, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित करने वाली परियोजनाएं, जैसे सभी बड़े बांध और उनसे निकाली गई बड़ी नहरें। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल को सिंचित करने वाली परियोजनाएं, जैसे छोटी नहरें। तीसरा, लघु सिंचाई परियोजना, 2,000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल को सिंचित करने वाली परियोजना, जैसे नलकूप, कुआं, तालाब, ड्रिप और स्प्रिंकल। देश का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, अर्थात नलकूप, कुआं और तालाब इत्यादि द्वारा देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है।